ये ब्लैक कलर क्यों आ जाता है? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार। बेटा जी एक बार बता दो अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है और आप एक्साइटेड हैं आज के चैप्टर को पढ़ने के लिए और आप उम्मीदों के साथ में आए हैं कि आज हम कुछ सीख के जाएंगे, तो बेटा जी एक बारी दिल बना दो, फिर हम आज का बेहतरीन लेक्चर शुरू करने वाले हैं। बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखा जाए तो लेक्चर 2 लिखा हुआ है, बट आपको पता है लेक्चर 1 है देखा जाए तो, क्योंकि हमने पिछली क्लास में सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है उसकी परिभाषा समझी थी, और आज हम बेटा उसके अंदर जाएंगे। आज हमें ना बेटा इस चैप्टर में, आपको मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ना बेटा वो काफी इंट्रोडक्टरी, लेकिन मैंने बोला था ना बहुत इंफॉर्मेटिव पार्ट है जो इन जनरल भी हमें पता होना चाहिए, और कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए जिससे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बने, उनका स्ट्रैटेजी क्या था, उन्होंने स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करवाया, कैसे हमने किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी वर्ल्ड वाइड इंडिया में, उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए हमने क्या क्या करने की कोशिश की, कुछ डेटाबेस चीजें। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जो हमें फर्स्ट पार्ट पढ़ना है। कहानी जैसे पढ़ेंगे, बट बेटा ये एक ऐसी कहानी होगी जो कहानी आपको हमेशा याद रहेगी, जीवन भर याद रहेगी, और जो डेटा है वो आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि जो भी डेटा चीजें होती है ना एनसीईआरटी में, डेटाबेस चीजें, वो डेटाबेस चीजें कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाती हैं, ठीक है। तो काफी प्यारी चीजें हैं, बट थोड़ी कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे, थोड़ा समझने सीखने के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करने के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट जो है इस चैप्टर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल अगर बेटा इस चैप्टर में से कोई एक जोन है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ऑफ कोर्स ये वो मेथड्स होते हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जाए, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट होगा बेटा चैप्टर का। थर्ड पार्ट होगा बेटा जहां हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, एबॉर्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और फोर्थ पार्ट होगा इस चैप्टर का जहां बेटा हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, कि ऐसे कपल्स को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे हैं, उनको कैसे हेल्प की जा सकती है बेटा। ये चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग बेटा किस तरीके से चैप्टर में प्रोग्रेस करने वाले हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। आज समाप्ति एक्सप्रेस में ज्यादा तो कुछ है नहीं बेटा, थोड़ा मैं कोशिश करूंगी कि मैं धीरे बोलूं, क्योंकि मेरे लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स, उसकी थोड़ी सी बेटा बैंड बजी पड़ी है। हेडिंग मैंने डाला हुआ है, हालांकि मैं अपने आप को कभी कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्साइटेड हो जाती हूँ कि आवाज जोर से निकल ही जाती है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले आरसीएच, प्रॉब्लम्स क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, आरसीएच होता क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में अगर पढ़ पाएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो अगली क्लास में ऐसा कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो समाप्ति एक्सप्रेस में हमने बेटा सिर्फ ये चीज पढ़ी थी, दैट वाज व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप किसी भी नॉर्मल इंसान को समझाना चाहते हैं तो आप सरल भाषा में से, मतलब किसी से भी पूछते भी है ना, तो इस शब्द को देख के वो इंसान एक ही मतलब बोलेगा बेटा, और वो मतलब बोलेगा कि भाई हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर हैं और वो रिप्रोडक्शन कर पा रहा है। एनसीईआरटी पढ़ के आए हो ना, मैंने होमवर्क दिया था, एक बच्ची ने कहा कि मैम एनसीईआरटी में पढ़ के आई हूं, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ के आए होंगे, है ना। नालायक एक बच्चा कह रहा है एडम्स एप्पल, लैरिंग्स का एक कार्टिलेज होता है सिर्फ, मेरे में एडम्स एप्पल दिख रही है तेरे को, पागल ना हो तो सुनो। अब इधर बेटा गर्म पानी पीती रहूंगी ना बेटा तो आराम रहेगा, ठीक है। तो हमने बोला कि यार नहीं, सिर्फ इतनी डेफिनेशन बोलना कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, गलत नहीं है पर कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। हम सिर्फ ये कह दे कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ऐसे तो मैम दुनिया में कई सारे जानवर है ना, तो उनमें और हमें क्या अंतर है, तो वो भी तो हेल्दी रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग इज फाइन, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो मैम एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव, अगर आप किसी को भी रिप्रोडक्टिवली फिट कह रहे हैं या किसी भी सोसाइटी को
में आप डिफाइन करना चाहते हैं कि ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि इस सोसाइटी में रहने वाले जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तब होंगे जब वो फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली एंड सोशली वेल बीइंग होंगे। फिजिकली मतलब मैम उनके ऑर्गन्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं, सही से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। मैम इमोशनली आपका बेटा रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में कैसा अपने पार्टनर के साथ में इमोशनल एस्पेक्ट है, क्या आप हेल्दी हो उस पर्सपेक्टिव में, वो भी ये डिसाइड करता है। आप जिस समाज में रह रहे हो वहां पे आप अपने आसपास के लोगों से कैसे बातचीत कर रहे हो, कैसे उठना बैठना कर रहे हो, कैसी बातें बोल रहे हो, कैसा आचार विचार है आपका, वो सारी चीजें अगर आपकी ठीक है तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, और ऐसे ही इंडिविजुअल एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है बेटा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बेटा डेफिनेशन है। जिसे बोला जो बच्चा कह रहा है ना आज फिर गंदी गंदी बातें होंगी, ये वही लोग होते हैं बेटा जो गंदी गंदी बातें, इनको गंदी गंदी बातें बोलते हैं और फिर बेटा ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं समाज में, है ना, ये वही बच्चे होते हैं। बट बेटा मैं तो यही कोशिश करूंगी कि आपकी सोच को अगर मैं 0.001% भी बेटा बदल, तो आप किसी इंसान को तब तक नहीं सकते जब तक वो इंसान खुद ब खुद बदलना नहीं चाहता, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने थ्रू, अपने माध्यम से आपको कुछ तो सिखा पाऊं। ठीक है, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। ठीक है, चलिए, यस एवरीवन। तो बेटा जी हेडिंग डालेंगे आज क्या, आज हम डालेंगे बेटा, सबसे पहले हेडिंग डालना आप, हेडिंग तो यही डाल लो RCH, है ना, हेडिंग डाल लो बेटा RCH, नहीं या फिर ऐसे डाल लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आप हेडिंग डालो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज, reproductive health problems and strategies। उज्जैनी बेटा करा तो दिया, समाप्ति एक्सप्रेस में हमने कल क्या ही पढ़ा था, हमने तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, है ना। अब देखो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। सबसे पहली बात तो बेटा कि आप ये जानकर हैरान होंगे, प्रॉब्लम्स तो देखो बहुत सारी है बेटा। क्या क्या प्रॉब्लम्स है कोई बता सकता है क्या एक बारी कि भाई हमारी सोसाइटी में क्या क्या दिक्कतें हैं, जिसे बेटा रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट से सोचना, जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है, या जो गवर्नमेंट सोचती है जिसको सॉल्व करना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है जिसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए। एक आधा प्रॉब्लम जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है बेटा, एक आधा प्रॉब्लम जो तुम्हारे दिमाग में आ रही हो। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पॉपुलेशन, सबसे पहली जो समस्या आती है वो है पॉपुलेशन। कई बच्चे कह रहे हैं इनफर्टिलिटी, कई बच्चे कह रहे हैं सेक्स क्राइम्स, कई बच्चे कह रहे हैं रेप केसेस, कई बच्चे कह रहे हैं अवेयरनेस, है ना, अबॉर्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बहुत सारी बातें आप लोग कह रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं ना सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज को पकड़ना चाहती हूं, जो सबसे बड़ी समस्या वर्ल्ड वाइड भी थी और अपने देश में भी थी। बेटा बिल्कुल ना मस्त होके बैठो, एकदम बढ़िया तरीके से, नहीं इसे सुनो, पर सोना नहीं, सोने तो मैं अपनी क्लास में वैसे भी नहीं दूंगी, बट तुम इसे मस्त तरीके से समझना बेटा। आपको इतनी बढ़िया लगेंगी ना ये चीजें, आप में इतनी अवेयरनेस आएगी, और आगे ना आप इसको जरूर 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 एडोलेसेंट एज ग्रुप के जितने लोग होते हैं ना उनमें भी बताना, बताओगे तो चीजें याद भी रहेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम किसी को कुछ चीज बता पाए, समझा पाए, है ना। भाई सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन की, अपने देश में भी है, वर्ल्ड वाइड भी है। अभी मैं तुम्हें पॉपुलेशन का डेटा बताऊंगी कि कितनी तेजी से इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी और कितनी तेजी से वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बढ़ी। जब तुम ये डेटा देखोगे तो तुम समझोगे कि सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन की। और बेटा जब पॉपुलेशन की समस्या आती है ना, ओवर पॉपुलेशन की, तो आप समझो उससे गरीबी भी आती है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं सामने आती है बेटा।
ठीक है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं भी सामने आती है, क्योंकि उसी से एसोसिएटेड है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि बेटा सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं आप, घर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं बेटा, रोटी कपड़ा मकान नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं। आज के डेट में बेटा देखो, प्रमोशन करने की जरूरत भी नहीं है, बट बेटा वी आर सो प्राउड कि वी आर अ पार्ट ऑफ दिस टीम फिजिक्स वाला, बिकॉज व्हेन आई एक्चुअली सी डॉक्टर बनना या ना बनना, इंजीनियर बनना या ना बनना, टीचर बनना या ना बनना, बेटा वो बाद की बात है, वो तो बाद की प्रॉब्लम है, लेकिन एजुकेशन ले पाना यार, ये सोचना पड़ता था कि पढ़ूं कहां से। एटलीस्ट बेटा ये ऑप्शन तो है यार उन लोगों के बीच में जो सच में यार अफोर्ड नहीं कर सकते थे, है या नहीं, है ना। एटलीस्ट तो पढ़ तो पा रहे हैं यार, वो तो बाद की बात है। अरे यार पढ़ने की तो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पढ़ तो पाऊं, कुछ तो पढ़ पाऊं यार। राइट टू एजुकेशन तो सबका है ना यार, है ना। तो यार ये सच में दिल से बहुत खुशी होती है। बट एनीवे बेटा उस पे नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी बेटा वो पॉपुलेशन की थी, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है ना बेटा, तो बाकी उससे एसोसिएटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं, है ना। उससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें, यस, उससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें अपने सामने आ जाती है। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, आपको इंडिया की पॉपुलेशन तो वैसे पता होगी बेटा, है ना, और कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है ये भी पता होंगी। तो जो मैं डेटा बताऊंगी भी, तो इंडिया was amongst the very first country to start a program called as family planning program। कौन से साल में चालू किया था? 1951 में। ठीक है, सोच के तो ऐसा लगता है भाई अपन ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू किया, क्या गजब फैमिली प्लानिंग करी होगी। ऐसी फैमिली प्लानिंग करी कि बेटा 1947 इंडिपेंडेंस के दौरान अपनी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, और बेटा 2000 आते आते मतलब 47 से लेकर 2000 तक कैलकुलेट करो कितने इयर्स हुए बेटा, 53 इयर्स हुए, अपनी पॉपुलेशन हो गई क्लोज टू 1 बिलियन। मैं किसी चीज का मजाक नहीं उड़ा रही हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं बेटा हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, आप भी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। मैं आज 14 घंटे पढ़ूंगी, पढ़ते कितना हो? 4 घंटे। प्लानिंग करने से सिर्फ नहीं होता बेटा, प्लानिंग करना भी है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, फॉलो भी करना है। और फॉलो कैसे करना है, तभी आपको बेटा उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपको याद रखना है बेटा कि इंडिया वाज अमंग द वेरी फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आए थे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बेटा, ठीक है, वो प्रोग्राम्स थे बेटा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब स्टार्ट हुए थे बेटा? 1951 में। और ऑब्वियसली जब आप बोल रहे हो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो उसका मेन मुद्दा था कि भाई पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। हम ना धीरे धीरे लिखते भी जाएंगे, ठीक है बेटा। देखो अभी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं है, जब मैं आपको इनकी स्ट्रेटेजी बताऊंगी ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हमारे समाज में। जैसे कि प्रॉब्लम्स हैं, आपने बताया मैम पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। पॉपुलेशन, अनअवेयरनेस, मतलब लोग अवेयर ही नहीं है भैया, उनको धुन ही नहीं है किसी चीज की। अनअवेयरनेस तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैम। क्राइम्स जो हो रहे हैं, सेक्स क्राइम्स बोलते हैं बेटा, जो आप रेप केसेस बोल रहे हैं, सेक्स क्राइम्स जो हो रहे हैं मैम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं एक आधा प्रॉब्लम्स लिख रही हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और जैसे जैसे मैं आपको इनकी स्ट्रेटेजी बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला सोल्यूशन दिया इन्होंने तो डेफिनेटली ये वाली प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा मैम सबसे पहले हम लिखेंगे अपने देश ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था। मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं बेटा, मेनी अदर सच प्रॉब्लम्स, मेनी अदर सच प्रॉब्लम्स। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी मैंने बताया ना, वो भी लिख लो, गरीबी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी लिख लो इसी के साथ। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, और ये तो बेटा हैंड इन हैंड आती है अलोंग विद राइज इन पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया वॉज अमंगस्ट द वेरी फर्स्ट कंट्री
very first countries to start programs called beta, programs called family planning प्रोग्राम्स। एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बनाना था तो सबसे पहले जो बेटा प्रोग्राम्स चालू हुए उन प्रोग्राम्स को हमने बोला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और ये ईयर भी याद रखना है बेटा, यहां पे बहुत सारे ईयर्स आएंगे, आपको ईयर भी बेटा याद रखना है, ठीक है। इन द ईयर 1951, इन द ईयर 1951, ठीक है। Of course, to create a reproductively healthy society, to create a reproductively healthy society, समझ आ रही है बेटा बात। एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए सबसे पहले इनिशिएटिव हमने लिया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है। अब सुनो बेटा, यस अब सुनो बेटा, इससे बेटर प्रोग्राम, जैसे हम बोलते हैं ना बेटा कोई भी चीज आती है उससे फिर और बेटर चीजें करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जब हमने अपना फिजिक्स वाला चालू किया था तो हमने पहले कितने बैचेस चलाए, बहुत कम बैचेस चलाए, हमारा टेक भी थोड़ा सा उस टाइम पे वीक था। फिर जब अगला साल आया तो मैम तब डाउट्स भी नहीं थे उतने बेटर, फिर अगले साल में हमने थोड़ा डाउट को बेटर किया, है ना, थोड़े टेक को बेटर किया। तो एवरी ईयर फिजिक्स वाला तो फिजिक्स वाला ही रहा, बट बेटा हमने क्या किया, उसमें बेटर चीजें और हम करते गए, इंप्लीमेंट करते गए, लाते गए। तो सबसे पहले तो हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लेके आए थे, फिर इससे थोड़े से इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स, बेटर प्रोग्राम्स, जहां और भी कई सारी चीजों पे फोकस किया गया, चाइल्ड हेल्थ केयर पे भी फोकस किया गया। चाइल्ड हेल्थ केयर अभी मैं बताऊंगी, जो माँ जन्म देती है बेटा, मदर की केयर, बच्चे की केयर, बहुत सारी और भी चीजों पे फोकस किया गया। थोड़े बेटर प्रोग्राम्स आए, जिन बेटर प्रोग्राम्स को बोला गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। वेरी गुड सिया बेटा, इसे बोला जाता है RCH। आप लोगों को बेटा समझ आई? यस मोहम्मद आनस बेटा बिल्कुल सही, अपडेट किया गया, बेसिकली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस प्रतिभा, अपडेट किया गया, जैसे हम अपने आप को अपडेट करते हैं। तो मैम बेटर प्रोग्राम्स कॉल्ड RCH, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। RCH की फुल फॉर्म पूछी जाती है बेटा, RCH की फुल फॉर्म पूछी जाती है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स वर लेटर इंट्रोड्यूस्ड covering a broader perspective, अब हम समझेंगे कि इस रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का एम क्या था, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी और उसने उसको कैसे फॉलो करवाया। बेटा पहले डन कर लो यहां तक। पहले डन कर लो प्यारे प्यारे बच्चों। डन। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का जो सबसे एम था ना, वो एम था बहुत सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उसका सबसे पहला एम था। ठीक है, किस किस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी। ठीक है,
डन डन डन, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है ना बेटा, लोग अवेयर ही नहीं है। अब मैं आपको आपसे ही आपके खुद के करंट सिचुएशन से इसे रिलेट करके अभी बताऊंगी, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले, हेडिंग डालेंगे बेटा RCH। हेडिंग क्या डाला बेटा हमने? RCH। मैंने क्या कहा कि बेटा इसका सबसे मेन एम जो था वो क्या था? इसका एम क्या था? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना इसका मेन एम था। किस चीज की अवेयरनेस? अब आप देखो बेटा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का मतलब होता है और बड़े लेवल पर बेटा चीजों को इंक्लूड किया गया ताकि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना पाए, है ना। अपने आप को अपडेट किया बेसिकली। मैम इतनी अवेयरनेस के बाद भी लोग नहीं बदलते। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे आपकी क्लास ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी भी आपके क्लास में बेटा आपको लगता है कि सारे बच्चे पढ़ने के लिए, एक तो बेटा ये नीचे जा रहे हैं, एक सेकंड में इसको सीधा लिखती हूँ यार। आप ये मत सोचिए कि आप कोई चीज करेंगे ना तो आप ये मत सोच के किया कीजिए मैं तभी करूंगा। मेरी बात ये बहुत, एक मैं छोटी लाइन में एक बहुत बड़ी बात आपसे कहूंगी। आप ये कोई भी चीज कोई भी काम करते हैं ना बेटा, ये सोच के मत करना कि आप जब करोगे तो लोग आपको समझ जाएंगे, और आप अगर आपका इंटेंशन कोई भी काम को करने का ये है कि यार ये काम ना उसको ठीक कर देगा, बिल्कुल भी नहीं बेटा। आप सिर्फ लोगों को ना इन्फॉर्म कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो। कल मैंने तुम्हें इतना समझाया कि बेटा ठीक है बहुत सारी चीजें हो रही है और आपको अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस होने में और उसमें इंडल्ज होने में और टाइम वेस्ट करने में बहुत अंतर होता है। और तभी तो बेटा समझदार जो इंसान होता है वो समझ जाता है। वो तो आपके खुद के ऊपर है ना, आप उस चीज को कैसे लेना चाहते हो। बताया सबको जाता है, बट आप खुद उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हो वो आपके ऊपर है। वो मैं तुम्हारे अंदर घुस के बेटा चेंज नहीं कर सकती, है ना। और आपको करना भी नहीं है। ऐसे करोगे तो जिंदगी बेटा तुम जी नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे, जीवन में दुखी रहोगे ऑल द टाइम। दूसरों को बदलने की जिम्मेदारी तुमने नहीं ले रखी है। तुमने जिम्मेदारी ली है कि तुम वो व्यक्ति बनो, वो चीज बनो जो चीज तुम प्रीच कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो। तुम अपने आप में बदलाव लाओ। जब अपने आप में बदलाव लाओगे तो छोटे छोटे चेंजेस से बेटा बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है। चलो अभी इधर आओ, ठीक है। अभी सुनना मेरी बात। अवेयरनेस क्रिएट करना क्यों जरूरी है बेटा? आप सोच के देखो कि मैंने, पता है आपको, जिस साल नीट दिया था मेरे को पता भी नहीं था। जब मैं करंट 12th में पढ़ रही थी मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी कि नीट का एग्जाम होता है। तब AIPMT होता था, मुझे पता ही नहीं था कि AIPMT होता है जो देना होता है, जिसकी तैयारी करनी होती है। अगर मैं थोड़े पहले अवेयर होती बेटा तो शायद मैं तैयारी थोड़े पहले से करती, है ना, शायद चीजें थोड़ी बेटर होती। अवेयरनेस होना इतना जरूरी है क्योंकि अगर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी तो बेटा वो पहले ही हार गया ना यार, वो पहले ही हार गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो पहले ही हार गया। अब इसका एम था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बट बेटा अवेयरनेस किस चीज के बारे में? बहुत सारी चीजों के बारे में, जो मैं अभी आपको इसकी स्ट्रैटेजी में बताऊंगी। RCH की स्ट्रैटेजी क्या थी अवेयरनेस क्रिएट करने की। लेकिन RCH ने कहा कि भैया हम तो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का रोल आता है। मेजर रोल प्लेड बाय एक व्यक्ति के जीवन में मेजर रोल प्लेड बाय द फैमिली, द टीचर्स, क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये 4 लोग हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के जीवन में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। क्या मैं कह रही हूं? मैं कह रही हूं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मेजर रोल प्लेड in an individual's life, in an individual's life, एक इंडिविजुअल के लाइफ में मेजर रोल बेटा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंडिविजुअल लाइफ इज बाय फैमिली, टीचर्स तो आप देख ही पा रहे होंगे, क्लोज रिलेटिव्स में तो मुझे बहुत बड़ा शक है बेटा, और दोस्तों में भी मुझे बहुत बड़ा डाउट है। लेकिन NCERT कहती है तो हमें NCERT मानना पड़ेगा।
है ना। एनसीईआरटी कहती है तो हमें मानना पड़ेगा कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, और होता है बेटा। ऐसी फैमिलीज आप देखोगे, और बेटा देखो, आप अपनी फैमिली को ब्लेम मत करना कि भाई मेरी फैमिली में तो ऐसा नहीं है, मैम खुल के बात नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, शायद उस बैकग्राउंड से यहां तक जो वो आ पाए हैं ना बेटा, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और धीरे धीरे चीजों में बदलाव आता है। आपकी भी जब आगे की जनरेशन आएगी तो आपको भी अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करना पड़ेगा टू मैच विद देम, टू मैच विद द सोसाइटी। ठीक है, अपने फैमिली को ब्लेम मत करो। लेकिन यस, कई फैमिलीज में बेटा जानते हुए भी ना वो लोग हेजिटेट करते हैं। आपके सबसे पहले घर से शुरुआत होती है, बोलते हैं ना घर से शुरुआत होती है। तो घर से शुरुआत ऐसे होती है कि बच्चा ना आज के डेट में अपनी परेशानियों को, अपनी चीजों को फैमिली को बताना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी फैमिली समझती ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स समझते ही नहीं है, मेरी मम्मी समझती ही नहीं है, मेरे पापा मुझे समझते ही नहीं है। तो अगर कोई पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई आपका बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा रोल है। और मैं तो ये वाली अवेयरनेस बोल रही हूँ बेटा, ये वाली अवेयरनेस की बच्चों को समझाओ, एक लड़का हो या लड़की, उसको बताओ पीरियड्स क्या होते हैं, पैड्स क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या एक फीमेल को गो थ्रू करना पड़ता है, प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कतें आती है, सेक्स क्राइम्स क्या होते हैं, सेक्स अब्यूज क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैसे होती हैं, क्योंकि आप एडोलेसेंस एज ग्रुप में हो। एडोलेसेंस एज ग्रुप होता है ये 12 से 18 साल वाला जो एज ग्रुप होता है, एडोलेसेंट एज ग्रुप है, क्योंकि इस वक्त में आप सबसे ज्यादा गलतियां करने के कगार पे होते हो और करते भी हो। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बच्चों को घर से ही बेटा अवेयरनेस आनी चाहिए। बट यस, कई जगह पे जनरेशन गैप है, कई जगह पे बेटा शायद पेरेंट्स उस बैकग्राउंड से नहीं आए हैं कि वो उतने कंफर्टेबल हो ये चीजें डिस्कस करने में। अगर कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर बेटा आपके जीवन में आते हैं टीचर्स, और फिर इन टीचर्स को आप में से कई सारे दुष्ट बच्चे करते हैं परेशान। आज हम गंदी गंदी बातें करेंगे मैम, ठीक है, लेकिन मैम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप किसी फिजिकल क्लासरूम में बैठेंगे, आप में से कितने सारे लोग होंगे जिनके स्कूल्स में बेटा ये सारी चीजें बताई नहीं जाती। और क्यों बताए, मैं तो उनके भी सपोर्ट में हूं। क्यों? क्योंकि आपने हो सकता है ऐसी कुछ बात बोली हो या ऐसी कुछ चीज की हो जिससे आपने उनको कंफर्टेबल फील नहीं कराया, और ये भी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करता है बेटा। जो हरकत आप करते हो किसी को डिस्कंफर्ट फील कराने में, वो भी ऐसी चीजों में। बट टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बेटा हम आपके जीवन में आते हैं और फिर हम आपको कोशिश करते हैं बेटा क्या चीजें समझाने में, ताकि आप बेटा दिशा ना भटकें, है ना, क्योंकि ये एज ग्रुप है जहां आप सबसे ज्यादा दिशा भटकते हो। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आते हैं बेटा क्लोज रिलेटिव। ये तो बेटा तभी आते हैं जब इनको पूछना होता है बेटा तेरे नीट में नंबर कितने आए, इस बार हो जाएगा तेरे से। अरे आपने तो भाई इस पे सारा, पप्पू पे सारा पैसा बर्बाद कर दिया, मैं तो पहले ही कह रही थी करा दो इसको, ये है ना। ये तभी आते हैं बेटा, बट इनका भी बहुत बड़ा रोल है, होता ही है ना बेटा। इनसे फिर आप मोटिवेशन लेते हो कि अभी बताता हूं बुआ तुमको, तुमने मुझे कहा था ना मेरे से ना हो पाएगा, देखो तुम अब। फिर आते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर अच्छे हो तो बेटा इससे बड़ी अच्छी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात है अगर आपके जीवन में अच्छे दोस्त हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। आपको लग रहा होता है कि आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी आपको लग रहा होता है, अभी इस एज ग्रुप में, मैं स्पेशली बता रही हूँ इस एज ग्रुप में। पर बेटा बहुत सपोले निकलते हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाओगे ना तो आप रियलिटी में समझोगे बहुत जेम्स होते हैं बेटा। अच्छे दोस्त तो जेम्स होते हैं, और वो बहुत रेयर होते हैं आपके जीवन में। अभी नहीं समझोगे, अभी तुमको लगेगा नहीं नहीं यही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अभी बेटा अगले 10 साल में 10 बेस्ट फ्रेंड चेंज कर लोगे, ठीक है। बट अगर गुड फ्रेंड्स हो तो डेफिनेटली बेटा दे ऑल्सो प्ले अ वेरी मेजर रोल इन योर लाइफ। यहां तक बात समझ में आ गई? यस एवरीबॉडी। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बोलते हैं मैम इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। स्ट्रैटेजीज ऑफ RCH, हाँ कि ना? यस एवरीबॉडी, ठीक है। स्ट्रैटेजीज ऑफ RCH, क्या स्ट्रैटेजी थी? सबसे पहले बेटा RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत सबसे पहले लोगों के बीच में, क्योंकि मेन एम था अवेयरनेस क्रिएट करना, तो लोगों के बीच में ना इन सारी मुद्दों को लेके कि सेक्स क्राइम्स होते हैं, सेक्स एजुकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, वैक्सीनेशंस क्या होते हैं, है ना, रेप केसेस और हेल्दी सेक्सुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की गई बाय ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स।
भाई रेडियो में प्ले होती थी चीजें, एसटीडी के बारे में बताया जा रहा है, एड्स के बारे में बताया जा रहा है, पहले रेडियो प्ले होता था। विजुअल प्रोग्राम्स मतलब टीवी एड्स आ रहे हैं। प्रिंट मीडिया यानी कि भाई पेपर में या कई जगह पे बेटा आपने ऐसे पोस्टर्स देखे होंगे, हम दो हमारे दो वाले पोस्टर्स भी देखे होंगे ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। तो कुछ नुक्कड़ नाटक भी होते थे बेटा, पहले ना नाटक कर करके भी ना लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई जाती थी, अवेयरनेस क्रिएट की जाती थी। हाँ या ना बेटा? यस। मैराइटल रेप्स, तनीषा बेटा एब्सोल्युटली राइट। आप देखो कितने अवेयर हो कि यू नो द वर्ड मैराइटल रेप्स, कि शादी करने के बावजूद भी बिना किसी के कंसेंट के आप यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ ऑन समवन, इस पर भी हम आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलाई जा रही थी सबसे पहले। ठीक है, गवर्नमेंट, नॉन एनजीओज भी कर रही थी, गवर्नमेंट भी कर रही थी, ये सारी चीजें चला रहे थे वो, ताकि लोगों के बीच में बेटा अवेयरनेस क्रिएट की जाए। तो हम सबसे पहले यही पॉइंट लिखेंगे। बेटा देखो ये आपके एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड्स में तो ये पॉइंट्स पूछेंगे। यस डेफिनेटली नीट एग्जाम में भी चांसेस हो सकते हैं कि आज के डेट में, क्योंकि बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एनसीईआरटी की लाइन से उठा के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये वाली चीजें बेटा बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, नंबर 1 पॉइंटर बहुत इजी है, कहानी के फॉर्म में सुन रहे हो तो आपको याद भी रहेंगे बेटा। तो नंबर 1, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल by audio, visual programs, advertisements by government and also non-government organization, and also non-government organizations. इसके तहत कहा गया कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में प्रमोट किया जाना चाहिए, बिल्कुल प्रमोट किया जाना चाहिए। एक टाइम था बेटा जहां तो कुछ भी नहीं बात की जाती थी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्किप कर दो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्किप कर दो, 8वीं 9वीं क्लास में अगर रिप्रोडक्शन आ गया तो स्किप कर दो। लेकिन फिर कहा गया कि भैया स्कूल में जो बच्चे हैं, स्पेशली एडोलेसेंस एज ग्रुप जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, 12 से 18 साल वाले, भाई उनके बीच में तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एजुकेटेड होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ तो अवेयरनेस आएगी। तो बोला कि भाई सेक्स एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन स्कूल्स। नंबर 2 मैं लिखूं स्ट्रैटेजी में, सेक्स एजुकेशन should be promoted, sex education should be promoted in schools। मानते हो कि नहीं बेटा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट करने में। यस एवरीवन, करेगा या नहीं बेटा? बिल्कुल सही मैम, करेगा। बेटा देखो जो चीज हमने आपको बताई कि पॉपुलेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, तो लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए। एक्सप्लोड करने का मतलब फट जाना। आप बेटा लिखो, मैं साइड होके बोलती हूँ। भाई लोगों को ये पता तो हो कि ये जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन की वजह से जो गरीबी आ रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, या जितने भी बेटा हो सकता है सेक्स क्राइम्स हो रहे हैं, इनके बारे में लोगों को पता रहे। जब लोगों को पता रहेगा बेटा तो ही उसके अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन ले पाएंगे। लोगों को पता है बेटा, पता ही नहीं है, आज के डेट में भी हो सकता है पता नहीं है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है। गवर्नमेंट ने बेटा ऐसे भी प्रोग्राम्स चलाए थे जहां फ्री कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूशन होते थे कि आप भैया कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। लोगों के बीच में अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ना। तो इसके तहत अवेयरनेस लेके आई गई कि भैया अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है उसके बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाए, और उससे रिलेटेड समस्याओं के बीच में बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाए। अवेयरनेस अबाउट अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ
and problems associated with it, like problems associated with it, like unemployment, poverty, etc. Awareness about STDs. STDs का क्या मतलब है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. जब तक जानोगे नहीं क्या होता है, कैसे फैलता है, किसी को सिर्फ छूने से नहीं फैलता, तब तक बेटा आप इससे रिलेटेड सारी चीजें करते ही रहोगे. ठीक है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STD. मुझे ना कभी कभी बेटा, वैसे तो मैं इग्नोर करती हूँ, पर कभी कभी मुझे ना सही में यार ऐसा लगता है कि कितने गंदे लोग हैं ना दुनिया में. सोचो, मतलब तुम्हारे कमेंट्स में भले ही एक आधा लोग है, पर मैं सोचती हूँ यार वो कितने सिक मेंटालिटी के हैं यार. उनको किसी से डर नहीं लगता. उनको बिल्कुल ही, जब वो इस दुनिया से जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं सोचते कि ऊपर जाके आप क्या जवाब दोगे भगवान को, क्या ईश्वर को जवाब दोगे. भाई तुम इतना बोलने के बाद भी तुम ऐसी बातें लिखते हो. मेरे को ना आई फील बैड फॉर देम यार. मेरे को ना बहुत बुरा लगता है कभी कभी. क्या बोलूं यार. अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन. यार किसी से तो डरो जीवन में. ये जीवन तो बेटा यहां तक का सीमित नहीं है, इसके आगे भी जाके किसी को जवाब दोगे आगे जाके, है ना. चलो लिखो बेटा, हम उनको पढ़ के जवाब देंगे, हम उनको सिलेक्शन से जवाब देंगे, हम उनको बेटा अच्छी जीवन में आगे अच्छी जगह पे पहुंच के जवाब देंगे. जवाब किसी को नहीं देना है बेटा. ठीक है? नॉट लिटरली वाला जवाब देंगे. बढ़िया पढ़ाई करनी है बस बेटा, और कुछ नहीं यार. दैट्स ऑल, है ना. चलो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और बेटा उनकी प्रिवेंशन. अच्छा, अवेयरनेस अबाउट सेक्स क्राइम्स, जैसे कि रेप केसेस हो रहे हैं बेटा, सेक्स क्राइम्स एंड सेक्स अब्यूजेस. सेक्स अब्यूज क्या होता है? जैसे अभी हमने बोला ना, बिना किसी के कंसेंट के आप उसको छू रहे हो, या आप जबरदस्ती कर रहे हो, अपने आप को फोर्स कर रहे हो. दीज ऑल आर सेक्स अब्यूज. भाई पता है बेटा, आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, आजकल तो सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें होती है. आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि बताओ, इज दिस अ गुड टच और अ बैड टच, इज दिस अ गुड टच और अ बैड टच, है ना. आपने वीडियोस देखी है ऐसी. तो उनके बीच में भी अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कभी भी सेक्स अब्यूज बेटा उनको फेस ना करना पड़े, है ना. यस एवरीबॉडी, डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन. यहां तक डन डनाडन डन, डन डनाडन डन. अब बेटा जब हमने पॉपुलेशन की बात की, तो बेटा अब हम कह सकते हैं कि यार लोगों को फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी पता होना चाहिए. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या है? जो प्रेगनेंसी को रोक सके. जब उनको पता होगा तभी तो बेटा वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे. यस और नो. चलो अगला पॉइंट लिखते हैं. अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. बेटा इसी के बारे में मैं कह रही थी, हर साल क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से. आगे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ इसको लिख रही हूं. इसका मतलब होता है ऐसे कोई भी मेथड्स बेटा जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके, जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके. ये सारे मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. वो सारे मेथड जिनसे प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी की नहीं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके. ठीक है? फिर हम कह सकते हैं इक्वल राइट्स मिलने चाहिए मेल्स और फीमेल्स को. जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा कहना चाहिए. इक्वल राइट्स टू मेल फीमेल. इनफैक्ट बेटा आप तो ये लिखो ऑल जेंडर्स.
अभी हम ऑल जेंडर्स तक आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ठीक है। एनीवे, अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। क्या हाइजीन होती है, क्योंकि आपको पता है ना बेटा, कई जगहों पे आज के डेट में भी सैनिटरी पैड्स नहीं यूज किए जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त टाइम पे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? यस यस। सेफ और अनसेफ सेक्स क्या होता है ये तो बेटा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन में जैसे कि बेटा गांव में बहुत सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जिनको सैनिटरी पैड्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि अगर आप बेटा कपड़े का यूज करते हैं ड्यूरिंग योर पीरियड्स, ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर आप उसकी सफाई प्रॉपरली नहीं करते तो आपको कितनी सारी बेटा इन्फेक्शंस के चांसेस हो सकते हैं, है ना। एंड तो इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करना। इनफैक्ट बेटा सैनिटरी पैड्स भी बेटा ऐसे हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। या फिर बेटा अगर आप इस चीज को भी समझे कि अगर आप सिंपल एक क्लोथ भी यूज कर रहे हैं, कपड़ा भी यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो उसको आप किस तरीके से बेटा यूज कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। तो इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करना, चाहे वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो चाहे वो सेक्सुअल हाइजीन हो बेटा, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क करो, इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन 100% आ सकता है, स्टार मार्क करो। रिसर्च को प्रमोट किया जाने लग गया बेटा इन दिस फील्ड। रिसर्च वॉज बीइंग प्रमोटेड इन दिस फील्ड। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हो इस पर्टिकुलर फील्ड में, फील्ड ऑफ साइंस में। और इसी के तहत बेटा एक टेस्ट के बारे में बताया गया है, क्योंकि इसके तहत तो बेटा रिसर्च को प्रमोट किया गया, तभी तो बेटा आज के डेट में हमारे पास इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने की बेटा टेक्निक्स है। आज के डेट में हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक फॉल्ट तो नहीं है। रिसर्च को प्रमोट किया गया तभी तो बेटा आज के टाइम पे हमारे पास कितने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या मेथड्स डेवलप हो चुके हैं जिससे कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सके। रिसर्च को प्रमोट किया गया, इसीलिए तो बेटा आज के डेट में हमारे पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हैं एज कंपेयर टू पहले के टाइम, है ना। तो रिसर्च वाज बीइंग प्रमोटेड इन दिस फील्ड कि भैया इस फील्ड में तो रिसर्च होनी चाहिए। जैसे आज के डेट पे कैंसर पे रिसर्च बहुत ज्यादा है ना। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एमनियोसेंटेसिस डेवलप किया गया। एमनियोसेंटेसिस इज अ टेस्ट बेटा, आपने पढ़ा था ना कि जो बच्चा होता है उसके चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और ये मैंने आपको बताया था आगे क्वेश्चन में आएगा। एमनियोटिक फ्लूइड वो पानी जैसा एक सब्सटेंस है जो बच्चे के चारों ओर होता है, और वो एमनियन जो लेयर थी वो उस फ्लूइड को सिक्रीट करती है। ये फ्लूइड बहुत ज्यादा जरूरी है जब तक बच्चा आपके यूट्रस के अंदर है। ड्यूरिंग अराउंड बेटा 12 से 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये डेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ड्यूरिंग 12 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बेटा एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। तो रिसर्च वाज बीइंग प्रमोटेड इन दिस फील्ड, यहां पे मैं लिखूंगी एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस a test which was developed to detect any sort of genetic abnormalities in the fetus, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज इन द फीटस। और वो जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज बेटा क्या क्या हो सकती हैं? जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज क्या क्या हो सकती हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये आप बॉटनी में पढ़ते हो क्या, या पढ़ोगे आगे, कुछ तो पढ़ोगे शायद।
सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, पढ़ते हो ना, है ना। हाँ, आशीर्वाद बेटा वही मतलब है, इन द डेवलपिंग फीटस, ग्रो करता हुआ फीटस। ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम, है या नहीं? यस एवरीबॉडी। अब बेटा इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स कहेंगे, फिर एक डायग्राम दिखाऊंगी। एमनियोसेंटेसिस के नहीं क्या बोलते हैं, तहत आज क्या करते हैं बेटा, डेवलपिंग फीटस के अंदर अगर कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है उसको पता करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया था। बट बेटा आप क्या करते हैं, हर चीज का मिसयूज। कैसे करते हैं मिसयूज? जो भी चीज आपके भले के लिए की जाती है, एक तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और आपको और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और आप किसी भी एक चीज को फॉलो नहीं कर पाते। ये आपके साथ में क्यों बोल रही हूं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा बेटा इसके लूप में फंसे हुए हैं। बनाया गया था लोगों के भले के लिए। क्यों भले के लिए? क्योंकि बेटा जब कोई भी बच्चा कोई बहुत डिफिकल्ट जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी के साथ में पैदा हुआ होता है, पहली बात तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं, क्यों यार जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई। आपको बेटा मानो या ना मानो, आप खुद देखो कि कैसी सोसाइटी है हमारी, और उस सोसाइटी में स्पेशली एबल्ड जो चाइल्ड होते हैं या फिर कि कोई भी ऐसे चाइल्ड होते हैं बेटा जिनको, जैसे आप यहां पे पढ़ रहे हैं, उनको बेटा फाइट करना पड़ता है भाई, बहुत बहुत फाइट करना पड़ता है ना। तो सोसाइटी बेटा ऐसी है, सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है। तो भाई अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है तो कंसेंट के साथ में आप ऐसी प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर कोई है उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को भी बेटा फाइंड किया जा सकता है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाती है, एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकती है। और जब बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन होती है तो लोगों ने इसका फायदा उठाना स्टार्ट किया। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बनाया नहीं गया था, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं बनाया गया था, जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी को पता लगाने के लिए बनाया गया था कि भाई अगर कोई भी समस्या है तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या बेस्ट चीज हो सकती है, क्या बेस्ट चीज हो सकती है। बट बेटा जैसे ही पता चलता था कि फीमेल है तो ऐसे हमारे इंडिया में केसेस आने लग गए फीमेल फीटिसाइड के, इतनी ज्यादा आ गए कि एक वक्त में ऐसा था कि फीमेल सेक्स रेशियो जो था वो बेटा कम होता गया। एमनियोसेंटेसिस पर आगे जाके सेक्स डिटर्मिनेशन पे बैन लगा दिया गया कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड केसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। लेकिन बेटा होते हैं मिसयूज, बहुत सारी चीजों के बेटा होते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस एवरीवन, यस एवरीवन। इट इज परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म कब किया जाता है ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है बेटा। इट इज परफॉर्म्ड अराउंड 12 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 12 to 18 या 14 to 18 होता है, अराउंड इतनी ही वीक्स होती हैं बेटा, प्रेगनेंसी में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यस, इट इज परफॉर्म अराउंड 12 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। amniocentesis also tells about the gender of the child, gender of the fetus, but ban on amniocentesis, ban on amniocentesis for sex determination, due to increased cases of
ड्यू टू इंक्रीज्ड केसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड। डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। ओल्ड एनसीईआरटी में 14 to 18 दिया हुआ है क्या? चलो फिर हम 14 to 18 कर लेते हैं, लेकिन आगे मैं आपको ना फिर, चलो 14 to 18 ही कर लेते हैं। मुझे 14 to 18 भी याद आ रहा था, 12 to 18 भी याद आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी में आप कह रहे हो, बाकी मैं डेटा चेक करके कमेंट में पिन करा दूंगी। आप 14 to 18 लिख दो, आप 14 to 18 लिख दो, ठीक है। अच्छा, रिसर्च में, एनसीईआरटी में एक्चुअल में ना, रिसर्च में मैंने एमनियोसेंटेसिस तो लिखवाया है, बट एनसीईआरटी ने रिसर्च में एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बोला हुआ है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डेवलप, एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बना था, तो इस पे रिसर्च हुई थी। एनसीईआरटी ने शायद एमनियोसेंटेसिस को इंक्लूड नहीं किया है, बट आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च में ही एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डेवलप किया गया था, जिसे बोलते हैं सहेली। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये आरसीएच के ही तहत हम बेटा पढ़ रहे हैं कि आरसीएच में क्या क्या हुआ था। तो आरसीएच में ही रिसर्च को जो प्रमोट किया गया, रिसर्च के चलते ही सीडीआरआई लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उन्होंने बेटा एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप की थी, जिसे बोला जाता है सहेली। यहां तक अगर बेटा कर लिया है तो एक बारी थम्स अप दे दो, यहां तक कर लिया है तो बेटा एक बारी थम्स अप दे दो। एक बारी मैं आपको दिखाऊं, ऐसे होता है बेटा एमनियोसेंटेसिस। एक बार, अच्छा कैसे किया जाता है एमनियोसेंटेसिस, वो तो लिखा ही नहीं है, एक बारी मैं उसको लिखवाऊंगी भी कि कैसे किया जाता है। एक इमेज देखो बेटा, जैसे ये बच्चा है ना, जैसे इस इमेज को देखो, ये बेबी है, बेबी के चारों ओर बेटा क्या है, बेबी के चारों ओर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये तो मैं बताने भूल गई, करते कैसे हैं। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड को ना सिरिंज के माध्यम से निकाला जाता है। ये मम्मी का यूट्रस है, ये मम्मी का यूट्रस है। तो ये बच्चा है बेटा, बच्चे के चारों ओर ये फ्लूइड है, तो सिरिंज के माध्यम से इसको निकाला जाता है। सिरिंज के माध्यम से इसके साइड में जो फ्लूइड है ना, उसको निकाला जाता है, और फिर फ्लूइड को निकालने के बाद एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यस, तो ये डायग्राम में समझ में आ रहा है। ये वाली बात हमने नहीं लिखी है, ये वाली बात भी एक बार ही लिख लेते हैं, ये वाली बात भी। यस एवरीबॉडी, बेटा जो भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, चाहे पॉइंटर्स दिए हुए हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैम इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं। भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जब आएंगे तो उसमें बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक चीजें दी हुई जो तुम्हारे बोर्ड्स में भी पूछी जा सकती है उसको इग्नोर करो, फिर बोर्ड्स के लिए रोगे कि बोर्ड्स में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें पूछेंगे, ठीक है। हम एक बार ही बेटा एमनियोसेंटेसिस में ही कंटिन्यू करके लिखेंगे। इन एमनियोसेंटेसिस, amniotic fluid is withdrawn from mother's body. This fluid surrounds the baby. This fluid surrounds the baby or fetus and test is done. ठीक है। यस एवरीबॉडी, अल्ट्रासाउंड अलग होता है भाई। मुदस्सर अहमद, बोरिंग हो रहा है तो बेटा सो जा, डॉक्टर मत बन, सो जा जाके। एमनियोसेंटेसिस तुझे करने की जब जरूरत पड़ेगी तो कहना उस वक्त में मुझे लेक्चर बोरिंग लग रहा था, मैं सो गया था। सो जा बेटा तू, ठीक है। अहमद रजा तू भी जा। कह रहे सोशल साइंस बन गया, भाई पढ़ना पड़ेगा यार अहमद, ऐसे नहीं चलेगा। अभी सुनो बेटा, हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि रिसर्च को प्रमोट किया गया, तो रिसर्च में एक और चीज हुई। ये सारे आरसीएच के तहत ही चल रहा है बेटा, रिसर्च के तहत ही हम
हमने कहा CDRI लखनऊ। अगेन बेटा इस टॉपिक से इससे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इससे क्वेश्चन आ सकता है मेरे प्यारे प्यारे जक्सी नेरेस अपोलो। CDRI का मतलब है सेंट्रल, अरे सेंट्रल लिख दिया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च। कोई किसी ने कभी विजिट किया है ये CDRI लखनऊ? यस, CDRI लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट? कभी मौका मिला तो क्या पता बेटा आप भी रिसर्च कर रहे होगे। यस, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ। इन्होंने बेटा एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप किया। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, है ना? आपको तो पता ही नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं। पहली बात बेटा इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं हमें कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, CDRI लखनऊ ने कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है बेटा ऐसी कोई भी मेथड्स, ऐसे कोई भी डिवाइसेस जिससे प्रेगनेंसी रुक जाए, जिसमें आप सभी बच्चे जो चीज बेटा भर भर के जानते हैं वो है कॉन्डोम्स। उसके बारे में आप सब जानते हैं कि मैम कॉन्डोम्स कैन स्टॉप अनवांटेड प्रेगनेंसी। जानते हैं कि नहीं? तो कॉन्डोम में क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। वैसे ही बेटा टैबलेट्स होते हैं ना, पिल्स होते हैं, आपने सुना होगा ना पिल। तो पिल्स होते हैं बेटा जिन्हें बोला जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल क्यों? क्योंकि खाते हैं, पिल को टैबलेट के फॉर्म में खाते हैं, इसीलिए उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। मैं आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी पढ़ाऊंगी, लेकिन बेटा नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना बेटा, उसमें जो हार्मोन्स, उनमें हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो बड़े हैवी होते हैं बेटा। वो आपके बॉडी में हार्मोनल लोचा कर देते हैं, आपकी बॉडी में हार्मोनल लोचा कर देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। थोड़े से देखो साइड इफेक्ट तो होंगे ही बेटा। जब आप अपनी बॉडी के साथ खेलोगे तो भाई बॉडी भी तो वैसा ही रिस्पॉन्स करेगी ना। तो इसीलिए बोलते हैं अंडर डॉक्टर्स एडवाइजरी आपको कोई भी बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव को फॉलो करना चाहिए। CDRI लखनऊ ने बेटा रिसर्च में इसमें एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया जो नॉन स्टेरॉइडल था। आपने सुना तो होगा ही ना बेटा, स्टेरॉइड्स बॉडी में डैमेज कॉज करते हैं। सुना है ये बात या नहीं सुना है बेटा? जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड जैसे आप बेटा हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये भी तो स्टेरॉइड्स है ना। अब नॉर्मल बॉडी में है वो अलग बात है, आप आर्टिफिशियली बाहर से ले रहे हैं स्टेरॉइड्स, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा बॉडी में साइड इफेक्ट्स तो होंगे। तो जो नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आपको पढ़ाऊंगी ना बेटा, जो नॉर्मल पिल्स हैं, नॉर्मल पिल्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, बॉडी के लिए ऑफ कोर्स प्रॉब्लमैटिक है। इन्होंने डेवलप किया था एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसे सहेली बोलते हैं, जो नॉन स्टेरॉइडल होता है। इसे कैसे लिया जाता है, इसमें अंदर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये प्रेगनेंसी को कैसे रोकता है एग्जैक्टली, ये तो मैं आपको एग्जैक्टली तब पढ़ाऊंगी जब मैं आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी तो हम यहां पे सिर्फ एक छोटी सी बात लिख सकते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, डेवलप्ड अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सारी डिटेल बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव किसे बोलते हैं, ओरल क्यों बोलते हैं, स्टेरॉइड क्या होता है, सब कुछ डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। अभी आप सिर्फ ध्यान से सुनिए। अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉल्ड एज सहेली, विच इज नॉन स्टेरॉइडल। अभी बेटा आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्टेरॉइड क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइड क्या होता है बेटा। नॉन स्टेरॉइडल बहुत लेस हार्मफुल होता है, सिर्फ इतना अभी याद रखो। बाकी डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक थम्स अप दे दो बेटा, अगर ये बात समझ में आ गई तो एक थम्स अप दे दो बेटा। इसकी डिटेलिंग हमें बाद में करनी है, अभी हमें कुछ नहीं पता करना बेटा कि स्टेरॉइड क्या है, नॉन स्टेरॉइड क्या है, एग्जैक्टली कैसे प्रेगनेंसी को रोकता है, ये बाद की बात है। ठीक है, यस एवरीबॉडी। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है हम चाइल्ड हेल्थ केयर पे भी इसमें एम्फेसिस डालते हैं। लोग सिर्फ इतना सोचते हैं बच्चा पैदा कर दिया काम खत्म, एमनियोसेंटेसिस अब इलीगल है। नहीं बेटा, आप गलत समझ रहे हैं। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट अभी भी बेटा किया जा सकता है कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर लो, लेकिन उस पर बैन सिर्फ इस चीज के लिए लगाया गया कि उससे सेक्स डिटर्मिनेशन ना कर पाओ। बैन ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन। और क्यों किया? क्योंकि फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ रहे थे। एमनियोसेंटेसिस पे बैन नहीं है, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, वो नहीं कर सकते। नॉर्मल तो भैया सही है ना? मैं क्या बोल रही थी इसके पहले?
हाँ, बच्चा पैदा कर दिया फिर तो मम्मी को भैया उछल कूद करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो मां भी उसी वक्त में पैदा होती है। बच्चे को बच्चा देखने लगते हैं, सब लोग दुनिया में आते हैं, अरे बच्चे को देखते हैं, बच्चा कैसा है, बच्चा ये बच्चा वो, बच्चे को ये खिलाओ, बच्चे का ये बच्चे का वो, है ना, वो तो जरूरी है, पोस्ट नेटल केयर तो जरूरी है, लेकिन मां का ध्यान रखना भी बेटा उतना ही जरूरी है, क्योंकि मां की बॉडी ने एक नए इंसान ने एक नया जीव बनाया है भाई, तो उसको भी बेटा उतना ही केयर की जरूरत है। और आज के डेट में लोग फिर भी अवेयर हैं भाई, आज के डेट में फिर भी लोग अवेयर हैं, कुछ नहीं है उनको होना चाहिए, ठीक है। सो बेटर पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ बेटा, पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल का मतलब होता है आफ्टर बर्थ केयर ऑफ द मदर एज वेल एज चाइल्ड। और एक लास्ट पॉइंट मैं बता रही हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा वैसे, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इसको भी स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वॉज प्रमोटेड। किसी को इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है? लास्ट पॉइंट का मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है? यस एवरीबॉडी, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन नहीं बेटा, रिसर्च के, ये देखो ना मैंने ये अलग पॉइंट बनाया ना, ये पॉइंट अलग बनाया, ये पॉइंट अलग बनाया। रिसर्च के अंदर आपने एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में लिखा और आपने एमनियोसेंटेसिस के बारे में लिखा। हालांकि एनसीईआरटी में ना रिसर्च में सिर्फ बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डी है, बट नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। जिनमें मैंने डॉट लगाया हुआ यानी कि वो अलग अलग पॉइंट्स है। वैक्सीनेशन, वेरी वेरी गुड भाई, मैसिव, बड़े लेवल पर बहुत तादाद में न्यूबॉर्न बेबीज या कई बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। वैक्सीन होती क्या है? अगर बेटा आपको तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़नी है, बट वैक्सीन होती क्या है? कोई, क्योंकि आपने बेटा कोविड की वैक्सीन लगाई है, ठीक है, वैक्सीन से समझते क्या हो? चलो मैं साइड हो जाती हूँ। आपको अगर सरल भाषा में कोई पूछे कि वैक्सीन से तुम्हें क्या फायदा होता है, वैक्सीन क्या होती है, तो तुम क्या बताओगे? एक बारी मुझे बताओ, वैक्सीन क्या होती है? पोलियो क्या नाम ले रहे हो बेटा? तुम नाम बताओ तो, होती क्या है वैक्सीन? पोलियो ड्रॉप्स तो बता रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वैक्सीन के नाम बता रहे हो तुम, बीसीजी वैक्सीन हो गया, ये तो वैक्सीन के नाम बता रहे हो। होता क्या है? होता क्या है वैक्सीन? एक्चुअल में जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना बेटा, तो ये आप सरल भाषा में अगर समझना चाहो तो ये कुछ बेटा, यस, एक कुछ ऐसी चीज होती है, अभी तुम्हें एंटीजेंस, वीक एंटीजेंस, ये तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तुम अभी सिर्फ, क्योंकि सही डेफिनेशन में तुम्हें समझाना चाहती हूँ, गलत नहीं समझाऊंगी, अभी के हिसाब से तुम सिर्फ इतना समझ सकते हो, ये कुछ ऐसे डोजेज होते हैं जिनको तुम्हारी बॉडी में जब दिया जाता है, ये एंटीबॉडी नहीं है, ये समझ जाओ, ये गलत हो जाएगा। जो एंटीबॉडी बोल रहे हैं ना, एंटीबॉडी मत बोलो, एंटीबॉडी बोलोगे तो गलत हो जाएगा, एंटीबॉडी बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आप बोलोगे एंटीजेंस नहीं, आप बोलोगे ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो आप खुद से इम्यूनिटी डेवलप करते हो। आपको मेरी बात समझ में आई? सरल भाषा में, आपकी इम्यूनिटी खुद से डेवलप हुई, लेकिन खुद से डेवलप करवाने के लिए डोज जो दिया था वो बाहर से दिया था। उस डोज में ऐसा क्या था कि तुमने इम्यूनिटी डेवलप की, वो बाद की बात है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो बेटा एक दिल बना दो, अगर आपको मेरी बात बेटा समझ में आ गई तो एक दिल बना दो। यस एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी, यस। वीक एंटीजेंस, एटीन्यूएटेड एंटीजेंस, पैथोजेंस, ये बाद में बताऊंगी बेटा प्लीज। तो मैसिव, एक गर्म पानी, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन मतलब बड़े लेवल पर ह्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर वैक्सीनेटेड। बहुत शानदार, डन। ये दिल वाला साइन होता है ना, उस पर ही क्लिक कर दिया करो यार। चलिए जी, अ लार्ज नंबर ऑफ children were vaccinated। बस कहानी खत्म हो गया, आरसीएच का सारा बेटा
आरसीएच का मामला खत्म। इसका बेसिक मुद्दा था सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करो, इक्वल राइट्स दो मेल फीमेल को, स्कूल में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करो, लोगों को सेक्स क्राइम्स के बारे में बताओ, सेक्स अब्यूज के बारे में बताओ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताओ, पॉपुलेशन बढ़ती हुई के बारे में बताओ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताओ, एड्स चलाओ, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स चलाओ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताओ, रिसर्च को प्रमोट करो। ये इसके मेन टारगेट्स थे। यस, अब मैम ये टारगेट तो हो गया, लेकिन ये सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा? इंप्लीमेंट करने का मतलब मैम, जैसे मैंने तुम्हें बताया, टाइम टेबल तो बना लिया, बट भाई वो टाइम टेबल का फल तुम्हें कब मिल पाएगा बेटा? कब मिल पाएगा? जब तुम बेटा पढ़ाई करोगे। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे बेटा, और ये हो गया है तो बेटा मैं आगे पेश कर दूं, एक बारी थम्स अप दे दो। अगर यहां तक हो गया है तो बेटा एक बारी थम्स अप दे दो। तो बोला भैया ये सारी चीजें तो मैंने कर दी, आप कह रहे हो रिसर्च को प्रमोट करो, आप कह रहे हो कि एड चलाओ, एडवर्टीजमेंट करो, प्रमोशन करो, ये सारी चीजें करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करो। ये सारी चीजों को करने के लिए मैम सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन इसकी तब हो पाएगी जब मैम हमारे पास सबसे पहले अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। भाई देखो, वैक्सीन दे रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स ही नहीं है भाई, अच्छी हॉस्पिटल्स ही नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल्स हैं तो एक्सपर्ट लोग नहीं है आपके पास, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है आपके पास, एक्सपर्ट नर्सेस नहीं है आपके पास, कैसे काम चलेगा? मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए भाई। इतना सब करने के लिए हॉस्पिटल्स में भी सपोर्ट होना चाहिए, मटेरियल सपोर्ट, ऑफ कोर्स आपके पास बेटा फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए। ये सारी चीजें जब होंगी, ये कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी के बताए हुए हैं कि जब ये सारी चीजें होंगी तभी इनका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। सबसे पहले क्या बोला? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और बेटा आज के डेट पे है, आज के डेट पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले से कंपेयर करो यार, जब हम आजाद हुए थे तब से लेके अब तक में कंपेयर करो, हमारे पास अच्छे बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारे पास हैं, बेटर डॉक्टर्स भी हैं। देखो आप किसी एक चीज से बेटा, ये भी ना एक इंसान की बहुत गलत बात होती है कि एक चीज से पूरी चीज को आप जनरलाइज कर देते हो। आपको जनरलाइज नहीं करना है, बाकी तो आपकी इच्छा के ऊपर है, बट बेटा समझदार इंसान बनो। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, एक्सपर्ट नर्सेस एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी होगी तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। ठीक है, चलो एक नोट डाल के लिखते हैं इस बात को, एक नोट डाल के बेटा इस बात को लिखते हैं। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ successful implementation of the above mentioned points। above mentioned points यानी जितने भी हमने RCH के पॉइंट्स पढ़े बेटा, above mentioned points of RCH लिख देती हूं मैं, points of RCH could only be achieved by number 1 बेटा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी कि बेटर हॉस्पिटल्स, बेटर बिल्डिंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से कितनी सारी चीजें बेटा बेटर हो सकती हैं। सारे एग्जाम्पल्स फिजिक्स वाला से निकल रहे हैं, बट बेटा क्या करूं, एग्जाम्पल्स यहां से निकल रहे हैं, है ना। जैसे सर ने जब स्टार्ट किया था तो सर ने एक बहुत, आप सबने देखा होगा, बेसिक बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट किया था, है ना। लेकिन फिर सर की टीम में बहुत सारे लोग जुड़े और सर को मास लेवल पे अगर और भी लोगों को पढ़ाना था तो सर ने भी, देखो अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कितनी बेटर डेवलपमेंट हुई है। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, है ना, हमारे पास भी एक ऑफिस आ गया, हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए, मटेरियल अवेलेबिलिटी हो गई, मटेरियल का सपोर्ट हो गया, एक्सपर्ट्स आ गए, टीचर्स आ गए, है ना आपके पास। तो इन सारी चीजों से मिलके सिस्टम बेटर बन पाया। कितना बेहतरीन बेटा एग्जाम्पल आपके सामने है कि जब आपको किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है, एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना है और सारे सब्जेक्ट्स पढ़वाने हैं, है ना, तो फिर सर ने क्या किया कि शुरुआत तो सर ने ही की बेटा, फिर सर ने अपनी ही एबिलिटी से और फिर टीचर्स की मदद से, टीम की मदद से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बेटर बेटा
मटेरियल अवेलेबिलिटी करवाई और फिर एक्सपर्ट्स, राइट? यस यस, कितना सामने सामने एग्जाम्पल है यार. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट्स अवेलेबिलिटी, जैसे कि डॉक्टर्स एंड नर्सेस, है ना, एंड मटेरियल सपोर्ट या मटेरियल अवेलेबिलिटी. डन 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 एवरीबॉडी, डन डन डन. यस एवरीबॉडी, मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को क्या ये बात समझ आ गई? अब बेटा शुरू करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जानने के लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में जानने के लिए और उसको स्टेबल करने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, डन 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 डन. लव यू बच्चों, लव यू बच्चों, लव यू बच्चों. अगर बेटा यहां तक आप लोगों के इतने दिल आ गए हैं, 7,500 दिल तुम लोगों ने बना दिए हैं बेटा. बढ़िया लगा लेक्चर. जिसको नींद आई, बढ़िया नींद आई कि नहीं ये बता दो. जिसको नींद आई है उसको बढ़िया नींद आई, जिसको समझ में आया उसको बढ़िया समझ में आया, तो बेटा दिल बना दो, मुझे दोनों से खुशी मिलेगी. हाँ जी, अब हम बेटा बेसिक ज्ञान की बातें कर चुके हैं, अब हम कुछ डेटा की बातें करेंगे और अगली क्लास से हम बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल आगे आएगा क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स आपको बेटा समझने हैं. यस, मैंने चिल्लाया, अब मैं धीरे बोल देती हूँ. ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, लेकिन बेटा इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग आपको होमवर्क दूंगी क्योंकि इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग बिल्कुल थ्योरेटिकल है. हमने अभी पूरी थ्योरी पढ़ी है. अब आपको एटलीस्ट इस टॉपिक की तो बेटा खुद से मेहनत करके एनसीईआरटी की रीडिंग करनी चाहिए. लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी शब्द मैं पढ़ूंगी और आपको समझ नहीं आया तो फिर मैं वो चीज आपको जरूर क्लास में आके रीड कराऊंगी. बेटा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये बेसिक ज्ञान वाला पार्ट तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं यार, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ, है ना. अब पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस पे आता है. अरे भाई 16,000 अचानक से इतने दिल का. ठीक है, चलो बेटा हेडिंग डालते हैं. देखो मैं छोड़ के जा रही हूं बेटा, ये बहुत ही बेसिक ज्ञान की बात है बेटा, इतनी मेहनत आप कर सकते हो, लेकिन मैं खुद जाके एक बार एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स पढ़ूंगी. इन केस मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी तो वो मैं आपको क्लास में आके पढ़ाऊंगी. ठीक है, हाँ यस एवरीबॉडी, इसमें कोई भी ऐसी लाइन होगी ना बेटा वो मैं आपको जरूर आके समझा दूंगी. ठीक है, चलो. और ऐसा नहीं है बेटा वर्ड टू वर्ड, कुछ आपकी थ्योरेटिकल चीजों में वर्ड टू वर्ड में से हो भी नहीं सकती, कुछ एक दो चीजें छूट सकती है पर वो बहुत बेसिक होंगी, है ना, वो आप कर पाओगे, इतना मुझे भरोसा है. 28,000 दिल हो गए, 28,000. चलो अब बेटा करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, थोड़ा सा शुरू करें मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो. भाई 30,000 बेटा, और मत दिल बनाओ बेटा, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा जी. हेडिंग डालो भाई. इतने इतने दिल कहां से आ गए? एक बंदा क्या 5-5 दिल दे सकता है क्या? इतने सुस्त पड़े रहते हो कि तुम लोग दिल ही नहीं बनाते. आज पहली बार मैंने देखा कि इतने रिएक्शन हो सकते हैं. 32,000, 32,001, 32,002, 32,003. चलो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. अब हम बेटा उस चीज की बात करेंगे कितने बेटा तेजी से देश और विदेश की पॉपुलेशन बढ़ रही है. अरे 36,000, 38,000 बेटा, और मत करो यार, हमको भाई वो होने लग रहा है भाई. मत बेटा, स्टॉप इट, स्टॉप इट. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्पेलिंग गलत हो गई है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर पॉपुलेशन स्टेबिलिटी. बस 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 बेटा, अब आओ वापस, वापस आओ यहां, वापस आओ, अब वापस आओ बेटा. ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी. सबसे पहले यहां पे मैं बेटा डेटा लिखूंगी, जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है. इंडिया की पॉपुलेशन 1947 यानी कि आजादी के वक्त कितनी थी, 2000 तक आते आते कितनी हो गई, 2011 तक आते आते क्या गई, और स्टिल वी आर काउंटिंग. तुम्हारे दिल तो बेटा बनते जा रहे हैं, बहुत पॉपुलेशन बढ़ा दी है तुमने दिल की. अब आओ, जल्दी आओ बेटा,
पढ़ो बेटा। मैं क्या बात, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब कि फट रहा है, और एक्सप्लोड तो कर ही रहा है ना बेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, तुम पॉपुलेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हो? हाँ चलो चलो एक बारी पॉपुलेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हो एक बारी मुझे बताओ, एक बारी मुझे बताओ। देखो ये जूलॉजी का ही पार्ट है और पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज पॉपुलेशन? एक जगह की पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हो? पॉपुलेशन कैसे डिफाइन करते हो? जल्दी 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 जल्दी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, स्पीशीज के बारे में जो जैसे आप बात कर रहे हो, तो उसके कितने इंडिविजुअल्स हैं, है ना, इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उसे आप बोलते हो पॉपुलेशन। नंबर ऑफ individuals of a particular species in a particular area that determines the population। इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? yes everyone, yes everyone कह सकती हूँ बेटा मैं। चलो बहुत तेजी से तुम्हारे आंसर आ रहे हैं। लास्ट के 15 मिनट में तो तुम बेटा एकदम, अभी तक तुम हाइबरनेशन में थे। हाइबरनेशन तो नहीं, अभी तो तुम एस्टिवेशन में थे। किसी को पता है एस्टिवेशन क्या होता है? अभी सारे बच्चे एस्टिवेशन में गए हुए थे, अब सारे बेटा बाहर आ गए हैं। व्हाट इज एस्टिवेशन? व्हाट इज एस्टिवेशन? जूलॉजी का क्वेश्चन है भाई, बताओ। लास्ट ईयर पढ़ाया है तुम्हें मैंने एस्टिवेशन। पॉपुलेशन, हाँ जी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। समर स्लीप, बिल्कुल सही। अभी तुम बेटा समर स्लीप में थे मेंढक जैसे, अब बेटा तुम मेंढक जैसे ही बाहर निकल के आ गए हो। मेंढक जाता है ना बेटा एक्सट्रीम समर सीजन में और एक्सट्रीम विंटर सीजन में डीप बरो बना के उसके अंदर घुस जाता है ताकि उसको उस टेम्परेचर से बच सके। तो अभी एक्सट्रीम समर सीजन चल रहा है, तो तुम भी समर स्लीप में थे, अचानक से तुम्हारे बेटा फन निकल गए, फन, क्योंकि तुम तो सपोले हो। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। अब बेटा लास्ट के 15 मिनट फटाफट से पढ़ाई करो। देखो हमने इस चैप्टर के ना बेटा बेसिक थ्योरेटिकल चीजें कवर कर ली है। अब जितनी भी चीजें आएंगी वो सिर्फ कंसेप्चुअल आएंगी, पर आप याद रखो यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर डॉक्टर्स, बी इट अ थ्योरेटिकल टॉपिक, बी इट अ रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक, बी इट अ कंसेप्चुअल टॉपिक, यू शुड बी द मास्टर ऑफ ऑल ऑफ दोज टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर एंड टू गेट सिलेक्टेड। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसने इग्नोर किया वही क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर गिवन एरिया। अब मैं आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बताने वाली हूं किस तरीके से हो रहा था। एक्सप्लोजन का मतलब फट जाना, मतलब ग्रेट राइज इन पॉपुलेशन, ग्रेट राइज इन पॉपुलेशन। आदित्य बेटा पढ़ ले बेटा, क्या कर रहे हो बेटा तुम? कौन सा टारगेट तुमने ले लिया है? क्या तुम ऐसे बनना चाहते हो बेटा? क्या कर रहे हो? गलती कर दी मैंने तुम्हें बोल के। चलो चलो, अगर तुम इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे, सबसे पहले मैं इंडिया की पॉपुलेशन बता रही हूं, फिर मैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन बोलूंगी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 350 मिलियन, एम फॉर मंकी, मिलियन बाई 2000 बेटा। एनसीईआरटी वाला डेटा बता रही हूं, 2000 आते आते क्लोज टू 1 बिलियन, क्लोज टू 1 बिलियन, 1 बिलियन के करीब, क्लोज टू 1 बिलियन, ठीक है। फिर बेटा एक डेटा दिया हुआ एनसीईआरटी में बाई 2011,
ये दिया हुआ है 1.2 बिलियन। आपको एग्जैक्ट डेटा याद होना चाहिए। और बेटा अभी के टाइम का एग्जैक्टली तो एग्जैक्ट नहीं बता सकती, बट और एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, बट प्रेजेंटली अराउंड आप कह सकते हो 1.4 के ऊपर ही है। प्रेजेंटली 1.4 बिलियन प्लस है। लास्ट ईयर तक तो मैंने चेक किया था 1.4 बिलियन प्लस, अभी तो इससे भी ऊपर हो गया होगा। 1.4 बिलियन प्लस। किसी को यहां तक कोई दुखदर्द समस्या बेटा? जैसे हमने इंडिया का डेटा देखा वैसे ही बेटा वर्ल्ड वाइड डेटा भी देखेंगे। पहले डन डनाडन डन कर लो, यस एवरीवन। डन डनाडन डन कर लो, यस एवरीवन। ठीक है, डन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन बेटा देखो, समस्या सिर्फ इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो है बहुत बड़ी समस्या, बट समस्या बेटा वर्ल्ड वाइड है। अब आप वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखोगे, 1900 के समय पे वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, फिर बेटा 2000 तक आते आते यानी कि विद इन 100 इयर्स बेटा पॉपुलेशन क्या होगी, फिर 2011 तक आते आते क्या हो गई। डन डन डन, यहां तक चलो। और फिर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन किस अलग अलग रीजन से बढ़ता है भाई, क्या क्या कारण है कि ये पॉपुलेशन इतनी तेजी से एक्सप्लोड हो रहा है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन एक बारी करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन बेटा एक बारी करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन में दिया हुआ है बेटा 1900 के दौरान अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन देखोगे इट वॉज अराउंड 2 बिलियन। बेटा सारे डेटा मैं बार बार कह रही हूं डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी से आएगा। 2000 में बोला इट रॉकेटेड, रॉकेटेड मतलब रॉकेट की तेजी से ये बढ़ के, आप सोच के देखो 6 बिलियन यार, 6 बिलियन विद इन 100 ईयर, 6 बिलियन, 6 बिलियन भाई साहब। 2011 आते आते आप सोचो विद इन 11 ईयर्स 7.2 बिलियन, यानी कि 1.2 बिलियन का इजाफा, इमेजिन। और इसका भी बेटा मैंने लास्ट ईयर जो डेटा देखा था, प्रेजेंट डेटा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, प्रेजेंटली आप कह सकते हो 7.8 बिलियन प्लस। पहली बात तो ये डेटा एज इट इज याद रखना है, पहली बात तो ये डेटा एज इट इज याद रखना है। 1900 में कब, 2000 में कितना, 2011 में कितना, और बेटा प्रेजेंटली 8 बिलियन हो गया है क्या? चलो मैं चेक कर लूंगी 8 बिलियन प्लस। प्रेजेंट डेटा एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, ठीक है, बट कोई नहीं मैं चेक कर लूंगी। 7.8 बिलियन प्लस ये मैंने लास्ट ईयर देखा था, अभी 8 बिलियन प्लस हो गया है, ठीक है, मैं चेक करके आपको बताऊंगी। अब मुझे आप लोग पहले ये बताओ कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ। चलो 8 बिलियन प्लस हो गया, ये मैं चेक करके ही आपको बताऊंगी, आपकी बात हम नहीं मानेंगे, देख लेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी ये डेटा प्रेजेंट वाला एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाले डेटा एनसीईआरटी में। क्या क्या कारण हो सकते हैं इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? स्टिल इंक्रीजिंग, इट इज स्टिल इंक्रीजिंग। क्या क्या कारण हो सकते हैं बेटा? अच्छा कहीं ना कहीं तुम्हें ये लग रहा है, आप मुझे एक बात बताओ, अभी चेक किया तो चलो 8 बिलियन लिख देते हैं। अगर आपने अभी चेक किया है 8 बिलियन प्लस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं आप हैरान हो जाओगे, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जैसे जैसे फैसिलिटीज आती गई, जो हमने अभी बात की, कहीं ना कहीं इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने का एक फैक्टर आपको लगता है कि आरसीएच था। उसका टारगेट तो ये था कि भाई अवेयरनेस क्रिएट करो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताओ, सेक्स क्राइम्स के बारे में बताओ, सेक्स अब्यूज के बारे में बताओ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताओ। पर बेटा उसी के तहत हमने इतनी अच्छी फैसिलिटीज पे तो लेके आए, पोस्ट नेटल केयर किया, उसका टारगेट पॉपुलेशन को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं था। बट तुम्हें लगता है कि क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज आ गई, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए, इतनी अवेयरनेस आ गई, इतनी वैक्सीनेशन आ गई, क्या उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोड करी? क्योंकि डेथ रेट कम हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं? डेथ रेट क्या होता है ये मैं भी बताती हूं। अजीब बात है ना, अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यार आरसीएच तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, लेकिन कहीं ना कहीं मैम आरसीएच का जो एक
आरसीएच की वजह से जो बेटर ये फैसिलिटीज आई, पोस्ट नेटल केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, बेटर हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग, कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों के अंदर, लोगों को इतनी बेटर फैसिलिटीज भी मिली जिसके कारण डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ। ये लाइन अभी मत लिखना, क्योंकि आपको यह समझने की जरूरत है कि डेथ रेट कैसे किसी पॉपुलेशन को एक्सप्लोड करने में मदद करता है या फिर उसको कम भी कर सकता है। तो डेथ रेट के बारे में आपको जानना है। उसका टारगेट नहीं था, बट ऑफ कोर्स होता है ना। अब मैं आपको ये लिखवाती हूं कि वाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्यों हो रही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या एक बेटा मैं नेक्स्ट पेज में बना सकती हूं? क्या नेक्स्ट पेज में बना सकती हूं? यस। एक ना मैं कार्टून डायग्राम बनाना चाहती हूं, उसके लिए मुझे पेज चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अगर आधे पेज का स्पेस होगा तो आप ये वाली चीज कर पाओगे जो मैं बनाने जा रही हूं। तो मैं यहां पे लिखना चाह रही हूं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यहां पे मैं लिखना चाह रही हूं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो तुमने देखा भी कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए ना मैम मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए मल्टीपल फैक्टर्स मैम कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है मैम। कुछ छूट जाए तो मैं भी इसमें इंक्लूड कर लूंगी। जैसे नंबर 1 बर्थ रेट, और बर्थ रेट को बेटा किस नाम से जाना जाता है? नेटैलिटी। डिफाइन सब कुछ करके बताऊंगी। नंबर 2 डेथ रेट, डेथ रेट को किस नाम से जाना जाता है? मॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी, ठीक है। नंबर 3 IMR, क्या मतलब है? इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट। नंबर 4 MMR, यानी कि मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट। एक और है बेटा मॉर्टैलिटी रेट। इसके अलावा भी है, मेरे पास पेज भी है तो मैं लिखूंगी, फिर अगले दिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे। 2 है तो 2 को लिखने के लिए हम जगह निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होगी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। एक होगा बेटा माइग्रेशन, माइग्रेशन को तो हमें अलग से ही पढ़ना है, और एक काम करेंगे या तो इन सब फैक्टर्स को ना अलग से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है बेटा फैक्टर नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज। यार नंबरिंग ना बेटा गड़बड़ हो गई है, तो आप मैं ना 5 यहां पे लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे ना। नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है तो, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 ऐसे किया था, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एक नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज। वैसे तो आपको बेटा इनको देख के खुद ही समझ में आ रहा होगा। डन 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 हो गया, बस यहीं तक का लेक्चर है। यहां तक की बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग भी मैं अगले दिन कराऊंगी, ठीक है। यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग भी मैं कराऊंगी बेटा। यस आप पहले यहां तक कर लो, थोड़ा सा ना खुद बेटा इसको पढ़ के आने की कोशिश करना, खुद एक बारी बेटा इसको पढ़ के आने की कोशिश करना कि ये क्या होते हैं। आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, एक बारी होमवर्क ढूंढने की कोशिश करती हूँ मॉड्यूल में से, ठीक है। आपको बेटा खुद ही समझ में आएगा कि ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है मॉड्यूल। डन 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 डन।
बेटा आप लोग एक बारी मुझे बता दो कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। देखो जिसको फालतू बातें बोलनी होती है, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है, आप चाहो तो कर लेना, मैं आके इसको कराऊंगी भी, ठीक है। होमवर्क में मैं कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन दे देती हूँ। आप लोग मुझे जेन्युइनली बेटा बताना, क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं बट मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी तो जरूर बनती है, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा मैं चाहती तो बिना लेक्चर के बेटा आपको एनसीईआरटी की रीडिंग से निपटा देती, बट मेरे को निपटाना नहीं है। आपको निपटाना थोड़ी है, पढ़ाना है बेटा अच्छे से। और पढ़ाना है तो फिर बेटा पढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे आपको नींद आए, चाहे आपको मौत आए, चाहे आपको कुछ भी आए, ठीक है। यस प्रबल, एक्सरसाइज 2 पेज 35 से चालू है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बार बार मैं कहूंगी आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को छोड़ देना। जब भी मैं मॉड्यूल्स देती हूं, आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो बेटा, ठीक है। चलो हाँ, डू लेट मी नो बेटा आफ्टर द लेक्चर इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं आपको फटाफट से एक छोटा सा गाना सुना देती हूँ, क्योंकि आपका लेक्चर बेटा 1 मिनट ऊपर हो चुका है। इसी बात के साथ में जो शायद आप देखो, अब तुम तो मेरे लिए बेटा गा नहीं सकते, तो मैं मानती हूं कि तुम मेरे लिए शायद ये गा रहे होगे अपने मन में, ठीक है। कभी कभी अपने लिए भी गाना चाहिए कि नहीं, हाँ कि ना। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था टन टन, एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमी, मैंने सोचा न था ला 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 ला, ठीक है। वैसे मैंने आज एक गाना दूसरा सोचा हुआ था, बट आज मैंने ये गाना सुना दिया, तो अगले दिन वो गाना मैं सुना दूंगी, ठीक है। पता नहीं, मैं तो हूं भी गजनी बेटा, मैं भूल जाऊंगी। मैंने सोचा हुआ था मैं आपको सुनाऊंगी, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जोड़े जाएगी, ये जमी तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा इंसान बनिए बेटा, सीखने की आशा से आइए। आप जीवन में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बेटा, एक काबिल इंसान बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ना प्रेशर इतना अपने ऊपर लेना है और ना किसी को प्रेशर देना है, ठीक है। अच्छा कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा। काबिल बनने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस है बेटा, और जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय, थैंक यू।